नमस्कार दोस्तों, आज हम ईडी के रीजनल हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का हेडक्वार्टर है। और यहीं से आपकी चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा करते समय मैं जिक्र करूंगा, ईसा पूर्व 400 के करीब है, 400 ईसा पूर्व के करीब ग्रीक में एक बहुत बड़े विचारक हुए थे, सुकरात। सुकरात को सच बोलने और तमाम सारे कारणों से जब वो सरकार को, उस समय के राजा को आईना दिखाते थे, जनता के हित की बात करते थे, जनता के लिए बात करते थे, राज्य के लिए बात करते थे, सबके हित की बात करते थे, वो बात राजा को पसंद नहीं आती थी। और इस कारण से उन्हें जो वहाँ की न्याय व्यवस्था थी, उसके तहत वहाँ के न्यायाधीशों ने जो सज़ा दी वो मौत की सज़ा दी। और उस मौत की सज़ा में उन्हें क्या दिया गया? जहर का प्याला तब पिला करके मौत की सज़ा दी जाती थी। तो ग्रीक में उस समय बहुत बड़ा राज्य होता था ग्रीक, और ग्रीक में उनको जब ये सज़ा दी गई और सरेआम चौराहे पर इस तरह से खड़ी करके सज़ा दी जाती थी, तो उस समय जब यह आदेश दिया गया तो इसको लेकर के कुछ समझदार लोगों ने वहाँ के न्यायाधीशों को समझाया कि यह उचित नहीं है, यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे न्याय पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और इस पर न्यायाधीशों ने क्या कहा वो सुनिए। न्यायाधीशों ने कहा था, उनका तर्क था, हमें नंगे राजा की इज्जत हर हाल में बचानी है, उसकी रक्षा करनी है, यही आज का कानून है, हमें कल की नहीं आज की चिंता है, और इसलिए हम सुकरात को सजाए मौत ही देंगे। तब इस पर जब सारी चीज हुई तो वो लोग जो है गए सुकरात के पास और उनके कान में उनसे कहा कि आप माफ़ी मांग लो, हम लोग आपकी मौत की सज़ा को कम करा देंगे या क्षमा करा देंगे। इस पर क्या हुआ, जो सुकरात ने कहा वो सुनिए। सुकरात ने कहा, जहर का प्याला हाथ में लिया और मुस्कुरा कर कहा, मुझे आज की नहीं कल की चिंता है, मुझे भविष्य की चिंता है। और इस पर उन्होंने जो और आगे कहा, उन्होंने कहा, मेरे लिए अब मरना दुख से निवृत्त होना ही श्रेयकर है, मैं आरोप लगाने वालों पर कुपित नहीं हूं, अब समय आ गया है कि हम सब इस स्थान से चल दें, मैं मरने हेतु और तुम जीने के निमित्त, परंतु ईश्वर ही जानता है कि इस जीवन और मृत्यु में कौन श्रेष्ठ है। और यह कहकर सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया। मैं ये क्यों आज सुकरात की बात आपको बता रहा हूं? इसलिए क्योंकि आज यही हो रहा है, आज हिंदुस्तान के इतिहास में हो रहा है। कल हमारे देश में एक जस्टिस थे, जस्टिस अजय मणिकराव खानविलकर, ये मुंबई हाई कोर्ट में भी होते थे, और मुंबई हाई कोर्ट में भी इन्होंने तमाम सारे ऐसे फैसले किए जो मानवता के लिए खतरनाक थे, बाकी तमाम चीज़ों के लिए खतरनाक थे। और इसके इनाम स्वरूप उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया गया, और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कई ऐसे फैसले दिए जो अपने आप में हिंदुस्तान की न्यायपालिका के लिए कलंक। उनमें से मैं कुछ का जिक्र कर देता हूं आपको। मुंबई हाई कोर्ट में रहते हुए उन्होंने जो इस्ट्रा देने तक से उनको फादर को मना कर दिया था। आपको याद होगा, वहाँ दलितों के हितों के लेकर के, दलितों को सम्मान को लेकर के एक आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन को लेकर के लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया था, दूसरी चीज़ें क्या, उन पर NIA के तहत कार्रवाई कराई गई और वो जेल में बंद हैं आज भी तमाम सारे। और उसमें आपको जानना होगा, तमाम सारे ब्राह्मण लोग भी हैं जो दलितों के हित के लिए, दलितों के संघर्ष के लिए खड़े हुए थे। लेकिन इस जस्टिस ने वहां पर इनजस्टिस किया, और इनाम से वो पहुंचे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उससे मोदी सरकार खुश होती थी। यहां पर आकर के उन्होंने जो किया वो आप सुनिए। उन्होंने आदिवासियों के खिलाफ, जो आदिवासियों को मुठभेड़ में मार डाला गया था, झूठी मुठभेड़ में, उस मामले में जिन्होंने याचिका दाखिल की थी, उनको सजा सुनाई, जुर्माना किया। आप देखिए, इसके बाद में फरियादियों की उन्होंने मदद नहीं की, उन्होंने दोषियों की मदद की, 5 लाख का जुर्माना दिया। ऐसे ही फिर क्या हुई, उन्होंने जो जाकिया जाफरी हैं, उनके मामले में उन्होंने अपने पति के लिए इंसाफ मांगा था, उन्होंने उसे खारिज किया।
और उन्होंने इंसाफ मांगने वाली जो है शीतला को जो है कैद की सजा सुना दी। मतलब उनके कारण, उनके फैसले के कारण गुजरात ने मुकदमा दर्ज किया और उन्हें और श्री कुमार जो वहां के पूर्व डीजीपी हैं उनको जेल में डाल दिया गया। तो आप समझ लीजिए। तीसरा आप समझ लीजिए, इसमें जो उन्होंने अभी हाल में किया, सेंट्रल विस्टा वाला मामला हुआ था, जब देश पूरा मर रहा था, पैसे की जरूरत थी, सेंट्रल विस्टा की औचित्य पर सवाल उठा, लेकिन उन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला सुना के कहा नहीं, मतलब लोग मरते हैं, मरने दीजिए, उसमें कोई पैसे की कमी होती है होने दीजिए, लेकिन सेंट्रल विस्टा बनेगा क्योंकि वो मोदी का सपना है। इसके बाद में जो तीसरा सबसे बड़ा है, उन्होंने चंद दिन पहले फैसला सुनाया कि ईडी के अधिकार असीमित हैं और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट संविधान का मौलिक अधिकारों का रक्षक है, संरक्षक है, उसने फैसला मौलिक अधिकारों के खिलाफ सुना दिया और उसे दे दिया कि वो बगैर कुछ पूछे किसी को भी गिरफ्तार कर ले, एफआईआर की कॉपी दे न दे, उसके अलावा वो क्या करे, क्या जब्त कर ले, क्या खा ले, कैसे कर ले, ये सारे असीमित अधिकारों को उन्होंने कहा कि इसे रहेंगे और ये उचित है, ये किसी भी संविधान के उसको नहीं। तो इस तरह से करके किया। हालांकि अब वो रिटायर हो गए, अब रिटायर होने के बाद में सरकार उन्हें क्या इनाम देगी नहीं देगी ये भगवान जाने, लेकिन अब तक का इतिहास रहा है ऐसे लोगों को इनाम मिलते रहे। जिस सीबीआई के पूर्व जो डायरेक्टर थे और जांच की थी जिन्होंने मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों में, राघवन, उनको जो है राजदूत लगाया और भी बहुत सारी चीजें लगाई। इसके अलावा आपको याद होगा सदाशिवम चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अमित शाह और सबको क्लीन चिट दी थी, उन्हें जो है केरल का राज्यपाल लगाया। पीछे आपने देखा होगा गोगोई को उन्होंने राज्यसभा में भेजा। इस तरह के इनाम मिलते रहते हैं, तो ये आप समझ लीजिए। अब आ जाइए आप कि आखिर इन सारी बातों पे मैं जिक्र कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, इसको आप समझ लीजिए। जेपी नड्डा ने पटना में एक बयान दिया, वो बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि देश में सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी और रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। अब उन्होंने बीजेपी ही रहेगी, बाकी सब खत्म हो जाएंगी या खत्म कर दी जाएंगी, दोनों चीजें। इसी कथन के परिप्रेक्ष्य में आप समझ लीजिए, कल आधी रात को संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया जाता है ईडी द्वारा, जबकि उन्होंने सारे वो सबूत सौंप दिए थे कि उनका इसमें कहीं कोई रोल नहीं, और उन्होंने जो लोन लिया और दिया उसका भुगतान भी किया। उस सारे 55 लाख के मामले में उनका कोई उस तरह से उस घोटाले से कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि उन्होंने जो पैसे लिए कर्ज में वो लौटाए। तो आप ये समझिए, और ये अकाउंट टू अकाउंट हुआ है। दूसरी चीज, पिछले साल से जिस तरीके से संजय राउत ने मोर्चा संभाला था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर वो हमला बोल रहे थे, जिस तरीके से वो उद्धव ठाकरे पर बोल रहे थे, इसलिए भाजपा डरी हुई थी, घबराई हुई थी। आपको जानना होगा, संजय राउत एक क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे और क्राइम रिपोर्टर से वो बढ़ते बढ़ते अब सामना के कार्यकारी संपादक थे और इस जगह तक पहुंचे, और अभी पीछे वो राज्यसभा सदस्य बनाए गए। और जब वो राज्यसभा में पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने आवाज बुलंद करने से कभी मना नहीं किया। वो सच किसी के भी साथ खड़ा हो वो बोलते थे और डट कर बोलते थे। यही उनकी खूबी थी, क्योंकि वो एक मूलतः पत्रकार थे और इस पत्रकार को कैसे दबाया जाए इसके लिए परेशान थे, क्योंकि उसने कहा न मैं झुकूंगा न डरूंगा, मैं तो लड़ूंगा। तो साहब वो लड़ रहा था। घर से दिखाया गया कि 11.5 लाख रुपए बरामद हुए। ठीक है, 11.5 लाख रुपए बरामद हुए, इतनी बड़ी रकम नहीं है। तमाम सारे लोगों के यहाँ 1 लाख 2 लाख 4-5 लाख पड़े रहते हैं, तो ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। जब संपादक होता है तो उसकी 5-7-8 लाख जो है सैलरी होती है, तो इसलिए यह इतना बड़ा विषय नहीं। उसका वो हिसाब दे देते कि ये पैसा कौन सा है, कहाँ का, और दे दिया था उन्हें बावजूद इसके। अब आज उन्हें रिमांड पर जो रिमांड पर लिया गया ईडी की, उस रिमांड में, वैसे कानून में 2 ही जो है रिमांड है, एक पुलिस रिमांड और एक जुडिशियल रिमांड। तो चाहे ईडी ले, सीबीआई ले, कोई ले, वो पुलिस रिमांड ही कहलाती है कानून की भाषा में। तो जो ईडी ने 4 तारीख तक के लिए उन्हें रिमांड पर लिया, और रिमांड के मांगने के पीछे 8 दिन की रिमांड मांगी थी, और उसके पीछे तर्क क्या था
कि हमने इन्हें 3 बार समन दिया और ये आए नहीं। भाई जब 3 बार आपने समन दिया, एक बार सेशन चल रहा था, एक बार उनका प्रोटेस्ट चल रहा था, एक बार उनकी पार्टी का क्राइसिस चल रहा था, तो वो पहले वो देखते कि आपके पास आते। आपकी जांच महीने भर बाद भी हो सकती है। जब इतने दिनों की बात है तो और महीना भर सही। और अभी जब आप गए तो उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया, वो खुद आपके साथ चल के आ गए। तो आप बताइए, आप कैसे कह सकते हैं? तो ये स्थिति है। तो ईडी किस तरह से रडार पर लेती है, किस तरीके से सरकारें गिराने में काम करती है, किस तरीके से सारी चीजें करती है, बात आपसे कहीं छिपी नहीं। आपको याद होगा, यह 2002 में ईडी के जो ये पीएमएलए के तहत जो अधिकार दिए गए वो 2002 में दिए गए, और उसको जो है लागू किया गया 2005 में मनमोहन सिंह सरकार, और लागू होने के बाद में 2014 तक यदि कहेंगे पूरे 10 साल में उसका कहीं एक भी दुरुपयोग की शिकायत नहीं है, सिंगल शिकायत नहीं। जो केसेस दर्ज हुए उन पे कार्रवाई हुई। और उसके बाद में 2014 के बाद 2012 में मनमोहन सिंह ने उसमें कुछ क्लॉजेस जोड़े थे, उसमें कुछ अपराधों को भी जोड़ा था जो राष्ट्र के खिलाफ, और उसका फायदा उठाते हुए 2014 में नरेंद्र मोदी ने, चाहते तो ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी यूज कर सकती थी कांग्रेस, लेकिन उसने नहीं किया। और उसके बाद में 2014 के बाद में आप देखिए कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए हुआ, कि उसके बाद में एक साथ 5,500 के करीब केसेस रजिस्टर किए गए। और जो संसद में बयान दिया गया उसमें बताया गया कि इसमें कुल जो है 3 लाख आवेदन आए थे तमाम तरह के धन शोधन और दूसरे और मामलों के, लेकिन दर्ज कितने किए गए? 5,500। क्यों? क्योंकि 5,500 लोग ये वो हैं जो पार्टी से मेल नहीं खाते हैं। मतलब इस देश में पाक साफ वही है जो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा ओढ़ लेता है, और जिसने नहीं ओढ़ा उसके घर ईडी पहुंच जाएगी। तो साहब ये कार्रवाई हो रही है, और इसके आधार पर ही दम भर रहे हैं जेपी नड्डा कि भाजपा के अलावा कोई पार्टी बचेगी नहीं। अब आप ये समझिए, यानी साफ है कि जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं, मोदी की एजेंसी, मैं मोदी की एजेंसी कह रहा हूं ईडी को, मोदी की एजेंसी आपको तोड़ देगी, मोड़ देगी, कुछ कर देगी। उदाहरण आपके पास मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, उत्तराखंड का है, हरियाणा का है, इसके अलावा कर्नाटक का है, महाराष्ट्र ही है, तो सामने है आपके, अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये सारे उदाहरण आपके पास हैं। और जो प्रदेश भाजपा के पास आ गए वो अपराध, वो क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। वहां भ्रष्टाचार नहीं होता, किसी चीज का चवन्नी पैसे का वो नहीं होता। यह है, समझ लीजिए आप। तो ये स्थिति है। अब इस तरह से अब झारखंड की सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, उसके लिए सारे काम हो रहे हैं। तो ये स्थिति, और ये स्थिति क्यों? तो आप एक चीज और समझ लीजिए कि ईडी ये सब कैसे कर रही है। यदि इसको देखेंगे तो जो जस्टिस खानविलकर ने कह दिया, उसके बाद है एक्ट के कड़े प्रावधान है जिसमें जमानत की कड़ी शर्तें हैं, गिरफ्तारी की सूचना नहीं देनी है कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। ईसीआईआर जो एफआईआर दर्ज करती है ईडी, उसे ईसीआईआर कहते हैं, उसकी कॉपी दिए बिना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को इतना विस्तृत कर दिया गया है कि जांच के नाम पर आपको कहीं पर भी बुलाया जाएगा, कहीं पर भी आपका ट्रायल मांगा जाएगा, सबूत मांगे जाएंगे, कुछ किया जाएगा, किस तरह से दुरुपयोग किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आती हैं। पीएमएलए के सेक्शन जो धारा है 3, 5, 18, 19, 24 और 45 ईडी को सुपर पावर बनाते हैं, और इस सुपर पावर के ही आधार पर यह लोगों का आज उत्पीड़न कर रही है, एक राजनीतिक हथियार बन गई है। किसी के यहाँ भी तलाशी लेने घुस जाएगी, और जैसे है कि किसी के यहाँ जब्ती की कार्रवाई कर देगी, और किसी के यहाँ गिरफ्तारी कर लेगी, गिरफ्तारी के कारण भी नहीं बताएगी। और इसके बाद में यह सेक्शन बर्डन ऑफ प्रूफ जो है आप पर होगा। बाकी केसेस में होता है कि यह प्रूफ करने का अधिकार जो है उस जांच एजेंसी का होता है कि आपने अपराध किया है या नहीं किया, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ पर आपको प्रूव करना होगा कि आप अपराधी नहीं, वो तो करेंगे। और इसके बाद में 42 है, इसके तहत है, एक्ट के तहत किन्हीं भी स्थितियों में हाई कोर्ट में अपील ही हो सकती है। अब आप समझ लीजिए
कि मतलब हाई कोर्ट से नीचे का तो कोई मसला नहीं रह गया। तो जो ईडी की स्पेशल कोर्ट है वो सिर्फ डाक खाना है। इन सब स्थितियों को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से किया गया, और इन्हीं सब का इस्तेमाल करते हुए ईडी कैसे एक राजनीतिक हथियार बन गया और मोदी का हथियार बन गया। जब तमाम सारे राज्यों ने अपने यहाँ, जब सीबीआई की घुसपैठ बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने अपने यहाँ रोक दिया। ऐसे 9 राज्य हैं जिन्होंने अपने यहाँ रोक दिया, कहा कि सीधे आप नहीं आ सकते, आपको उसका प्रोसीजर अपनाना होगा। लेकिन जब ये हो गया तो इन्होंने ईडी को कर दिया, और इस कारण से ईडी एकदम से बिल्कुल सक्रिय हो गया। अब ये नतीजा है कि ईडी किस तरीके से कर रहा है, किस तरीके से गिरफ्तार कर रहा है, किस तरीके से तमाम नेताओं का चरित्र हनन कर रहा है, किस तरीके से इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को भंग कर रहा है, मौलिक अधिकारों को खत्म कर रहा है। बावजूद इसके कोई नहीं बोल रहा है। तो क्या सारे पाक साहब सचरित्र लोग भारतीय जनता पार्टी में ही रहते हैं, जो कोई भ्रष्टाचार नहीं करते, कोई धन शोधन नहीं करते, कुछ नहीं करते? जबकि हिंदुस्तान के अंदर जितने बड़े घोटाले मोदी सरकार में हुए हैं उतने भारत के इतिहास में कभी नहीं हुए, और उन सब में ईडी कहीं इन्वॉल्व नहीं, उनकी जांच नहीं कर। बैंक का सबसे बड़ा घोटाला मोदी के समय में हुआ, असलहों की खरीद में सबसे बड़ा घोटाला मोदी के समय में हुआ, जहाज़ों की खरीद के मामले में घोटाला उनके समय में हुआ, और जिस तरीके से तमाम चीज़ें चल रही हैं, खरीद हो, कोविड के दौरान की खरीद हो, जो पीएम केयर फंड के नाम पे लूट हो, और इस तरह से तमाम सारी चीज़ें हुई हों और धन शोधन हुआ हो, उन सब पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई सोच नहीं, कोई बात नहीं। और जो तमाम सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे होते हैं, वो लोग यदि तमाम धन के साथ पकड़े भी जाते हैं तो उन पर ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती। आपको याद होगा कन्नौज में गलती से पीयूष जैन के नाम पर एक जो भारतीय जनता पार्टी के जैन के यहाँ छापा मार दिया गया था, उस मामले में तुरंत ईडी ने कभी नहीं देखा, कभी कोई वो नहीं किया। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि किस तरीके से उस मामले में बिल्कुल खुली छूट है, और उनके यहाँ तो मतलब कई 100 करोड़ रुपया मिला था। तो आप इससे समझिए, आपके यहाँ 11.5 लाख मिल जाएगा तो आप मुल्जिम, और उनके यहाँ कई 100 करोड़ मिल जाएगा तो भी वो बिल्कुल पाक साफ। तो यह ईडी, और इसीलिए शायद कांग्रेस ने इसका नाम दिया था इलेक्शन डिपार्टमेंट, और इस इलेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो सरकारें तोड़ने, बनाने और इन सब का काम कर रहा है, और इसीलिए सरकार इस पर बजट भी खर्च कर रही, इस पर और कर रही। और इसमें सबसे बड़ी बात, या तो ये सही में पकड़ते भ्रष्टाचारी तो हमें भी खुशी होती, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, ईडी पकड़ किनको रही है? जिनको पकड़ रही है उसमें 0.5% लोग ही हैं जिनको वो यह कोर्ट में साबित कर पाती है कि ये अपराधी हैं, इन्होंने धन शोधन का अपराध किया है। 0.5% कन्विक्शन रेट। तो जिस मामले में 0.5 कन्विक्शन रेट हो, आप समझ सकते हैं इसका मतलब है 99.5% झूठ पर डिपेंड है इनकी कार्रवाई, और जब झूठ पर डिपेंड हो तो वो शोषण का कारण बनती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जहां प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, बात आई कि विचाराधीन कैदियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, उन्हें खत्म किया जाना चाहिए, जमानत का अधिकार सबसे पहले है। लेकिन हो उल्टा रहा है, हो ये रहा है कि कैसे लोगों को जा करके विचाराधीन बना करके किस तरीके से परेशान किया जाए, ये किया जाए। तो जब यह हो रहा हो तो आप क्या विश्वास करेंगे? और जब केस इक्विटल हो जाता है तो उसके बाद में निश्चित रूप से वो धनराशि जो आपने जब्त की होती है वो आपको रिलीज करनी होती है। तो जो 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति और रुपया जो आपने जब्त किया वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आपका झूठ ही आज उस सरकार की ताकत, और उस ताकत के बूते आप हरासमेंट करते हैं और उसके बाद में बाकी पार्टियों को खत्म करते हैं। तो जब यह राजनीति हो तो निश्चित रूप से देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और देश के भविष्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सुकरात की तरह इस बात को दोहराता हूं कि मैं भविष्य के लिए चिंतित हूं, आप आज के लिए चिंतित हैं, और आज के लिए चिंतित होंगे तो भविष्य
आपका काला होगा, मेरा नहीं, मैं तो चला जाऊंगा। इसके साथ अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।